हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है होली का जश्न आप लोगों का? चलिए, कैसा रहा आनंद? एक ऊर्जा में आप महसूस कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए अपनी ऊर्जा को बनाए रखिए और क्लास को स्टार्ट कीजिए। आई नो जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना जरूर चाहते हैं। तो आपको सामने स्क्रीन पर एक बात लिखी होगी कि ऐसे वो लोग जो सफल होते हैं लाइफ में, क्या उनकी ऐसी बात होती है? तो ध्यान रखो, हर सफल लोगों में एक बात समान होती है कि वो हर हाल में बस अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, उसे कभी छोड़ते नहीं है, लगातार मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को भी मेहनत को लगातार रखना है, रुकना नहीं है, चलते रहना है विद्यार्थियों। एक ना एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम्स में अंदर पूछे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हर साल क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें से काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पढ़ते चलिए, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट अलग क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं, उनको भी देखिए, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा इस क्लास में। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को विद्यार्थियों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों के सामने ये रहा। एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए निम्न में से कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है? सृजनशील, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, विशिष्ट। अब आपके सामने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना? क्योंकि कहीं आपको ये सृजनशील लग रहा है, कहीं आपको प्रतिभाशाली भी लग रहा है। बुद्धिमान तो चलो आप लोग नहीं लेंगे, समझ जाएंगे कि बेटर ऑप्शन जो है वो सामने दिया हुआ ही है ना? तो क्या क्या आंसर लग रहा है आप लोगों को? तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पे ना तो वो क्रिएटिव चिल्ड्रन है, ना ही वो प्रतिभाशाली है। क्रिएटिव चिल्ड्रन हमेशा ध्यान रखना औसत बुद्धि से ऊपर का बच्चा होता है ना? इसकी बुद्धि क्या होगी? औसत से ऊपर होगी, तभी कोई बालक में क्रिएटिविटी हो सकती है। प्रतिभाशाली का आईक्यू 130 प्लस होगा, 140, 150, 160 कुछ भी हो सकता है। बुद्धिमान आप समझ ही रहे हैं, ठीक है? वो वैसे कैटेगरी डिफाइन नहीं है इसलिए मैंने लिख रही इसका। ये बालक विशिष्ट है, स्पेशल है, क्योंकि देखो इसकी किसी एक अद्वितीय प्रतिभा है। अब इस जरूरी नहीं है कि वो सृजनशीलता के कारण ही है, वो प्रतिभाशाली है इसलिए है, बुद्धिमान इसलिए है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है? उसके अंदर एक विशिष्ट प्रतिभा है कि संगीत में वो बहुत शानदार गा रहा है। जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा भी हो, है ना? उसका औसत आईक्यू भी हो सकता है, बिल्कुल औसत, लेकिन उसकी एक स्पेशलिटी है कि संगीत में अद्वितीय प्रतिभा है, ठीक है? वो बहुत शानदार गाता है, चाहे उसने पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन संगीत उसके अंदर एक नंबर है। तो ये एक विशिष्ट प्रतिभा के अंदर आएगा, ठीक है? उसको कौन सी श्रेणी में डालेंगे? वो एक विशिष्ट बालक है जिसके अंदर एक विशिष्ट प्रतिभा है, एक अलग क्षेत्र की प्रतिभा है। एस फैक्टर हो गया किसी व्यक्ति का। जैसे स्पीयरमैन की बात करें तो एक सामान्य फैक्टर होता है जनरल, और एक होता है विशिष्ट। तो ये एक विशिष्ट फैक्टर है उस बालक का, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, ठीक है? पिछड़े, विशेष, बाल अपराधी, मानसिक रूप से कमजोर। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत ही शानदार बात बताऊंगी मैं आपको। प्रश्न तो बहुत इजी पूछा है, इसका जवाब तो कोई भी दे देगा, हर बच्चा सही देगा। और देखिए आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है? एकदम समझ के आगे आप लोगों को कि भी उत्तर क्या होगा। अपराधी बालक जैसी तो कोई बात ही नहीं है। मानसिक रूप से कमजोर है, वो तो पहले लिख रहा है कि मंद अधिगम करता है जिसकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है। तो ये बात आपके मानसिक रूप से जो कमजोर है यानी मंद बुद्धि की कैटेगरी में भी नहीं ले आएंगे। भाई मंद बुद्धि अगर कोई बालक है, ठीक है, तो हम उसको कैसे बताते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं कि भाई उसका आईक्यू लेवल क्या है? 70 से कम है विद्यार्थियों, यही तो कहते हैं। तो ऐसी बात भी नहीं है। विशेष क्या है? भाई वो शैक्षिक उपलब्धि में कम रह रहा है, तो विशेषता तो कोई नहीं दिखा रहा हमें, ये भी नहीं है। बैकवर्ड चाइल्ड है, ठीक है, पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक उपलब्धि में सामान्य योग्यता से उसकी कम है। कहने का मतलब एक ही कक्षा के अंदर सारे बालक है, तो वो अपनी कक्षा के बालकों से शिक्षा के क्षेत्र में उनसे कम है, वो पिछड़ा हुआ है। उसको वो सिलेबस में जहां वो बच्चे सीख पा रहे हैं उससे वो पिछड़ गया है। अब इसका कारण विद्यार्थियों हमेशा ये नहीं होता है कि वो बालक मंद बुद्धि है, ये कोई जरूरी नहीं है। एक प्रतिभाशाली बालक भी क्या हो सकता है? पिछड़ा बच्चा हो सकता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। मंदबुद्धि तो चलो हो गई, हम समझ सकते हैं कि भाई दिमाग का आईक्यू कम है तो सामान्य औसत बालकों की तुलना में वो पढ़ाई नहीं कर सकता, लेकिन एक प्रतिभाशाली भी पिछड़ा हो सकता है। पिछड़ने का मतलब है कि जो कक्षा के में आपका पाठ्यक्रम चल रहा है या एक्टिविटीज चल रही है वो औसत बच्चों के बराबर खड़ा नहीं हो पा रहा।
आप सोचो, एक बच्चा है जिसका IQ लेवल है 120-25 जो भी है, ज्यादा ही है, ठीक है। अब उस बालक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बालक अगर 2 महीने स्कूल नहीं आता है, तो आप बताओ क्या वो औसत बालकों की तुलना में पीछे नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यही कारण है कि एक प्रतिभाशाली बालक भी पिछड़ा बालक हो सकता है। लोग बच्चे क्या करते हैं, पिछड़ने का मतलब समझते हैं मंदबुद्धि। कोई भी बच्चा हो सकता है, इस बात का ख्याल रखना है। ओके, तो पिछड़ा बालक। नेक्स्ट, बाल अपराधियों की आयु होती है। अब हम जब विविध बालक पढ़ते हैं तो उसमें से एक बालक जो है वो बाल अपराधी भी होता है। इसके क्वेश्चन वैसे कम ही आते हैं, कुछ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि 5 से 10 वर्ष तक का नहीं, 3 से 12 वर्ष का नहीं, 18 से कम वर्ष का बिल्कुल सही जवाब है। जो 18 से कम वर्ष के बच्चे हैं उनको हम बाल अपराधी घोषित कर सकते हैं, यानी उसने कुछ ऐसा क्राइम कर दिया है, ठीक है, तो उसको सजा एडल्ट के अनुसार नहीं दी जाती है, क्योंकि वो छोटा है तो उसकी वो चीजें बाल अपराधियों की तरह दी जाएगी, उसकी सजा, है ना। तो वो कैटेगरी डिफाइन जो की गई है वो 18 वर्ष से कम के बालकों की है, ठीक है। तो आंसर आपका सी। नेक्स्ट से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता ही होगा कि होली पे के ऊपर एक हंगामा ऑफर आपके सामने चल रहा है। अब हंगामा नाम क्यों दे रहा है, क्योंकि भाई हंगामे वाली बात ही है विद्यार्थियों। आप देख सकते हैं उत्कर्ष ऐप पर उत्तर प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट। ये तो आता ही है आप लोगों के पास हमेशा, लेकिन इस बार 90% डिस्काउंट के साथ में आपको क्या मिल रहा है, 100% कैशबैक, अप टू 100% कैशबैक आप लोगों को मिल रहा है। तो सभी पेड स्टूडेंट के लिए भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड को अप्लाई करें होली। तो बताइए ये हंगामे भरा शानदार ऑफर नहीं है क्या आप लोगों के लिए? तो फटाफट से जाइए उत्कर्ष ऐप पर और इस हंगामे का फायदा उठाइए। ओके, चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, वाह क्या बात है, कितनी इंस्पिरेशन बात है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, इससे क्या प्रेरणा आ जाती है कि भीड़ मच रखी है। और शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। यस, जवाब दीजिए फटाफट से, सभी आंसर करें। सभी को पता है कि अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति आपको अलग ही दिखेगा, जिसके अंदर अभिप्रेरणा है वो अलग ही दिखेगा, उसका व्यवहार भी अलग दिखेगा। पर यहाँ पर व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षण कैसे पता चलेगा कि वहां पे एक अभिप्रेरित शिक्षण हो रहा है ना। देखो अभिप्रेरणा कोई दिखने वाली चीज नहीं है, वो व्यवहारों से ही पता चलेगी, आपके एक्शन से पता चलेगी, क्योंकि ऐसे बच्चे एक्टिव मिलेंगे अपने लक्ष्य के प्रति, बराबर एक उत्तेजना उत्साह उनमें देखेंगे। तो अगर कक्षा के अंदर आप लोग देखते हैं कि बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो एक अभिप्रेरित कक्षा है। वहां का टीचर सही तरीके से बालकों को प्रेरित करके अधिगम करवा रहा है, क्योंकि प्रेरणा ही उन्हें जिज्ञासा भी देगी, उसे वो जो उसका लक्ष्य है भाई हमें टॉप करना है या इस एग्जाम में क्लियर करना है, तो वो अटेंटिव होके ध्यान देकर हर चीज को सीखेगा। अगर कोई बात नहीं समझ आएगी वो पूछेगा। ये लिबर्टी देना कि बच्चा पूछ रहा है, मोटिवेट है वो बच्चा तभी पूछ रहा है, उस सीखने को उत्साहित कर उससे मतलब कोई भी चीज सीखने को वो उसे उत्साहित कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रेरणा के बजाय ये चीज हो ही नहीं सकती विद्यार्थियों। तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत यही है कि बालक प्रश्न पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है, है ना। पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट, क्या लग रहा है इसमें? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जहां आपको लग रहा है कि क्या पुनर्बलन मिल रहा है? जैसे आप ही हो, यहाँ पे नाम किसका है, यहाँ पे लता का नाम है, आप ही लता हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देखो, नहीं लता उत्तर 45 नहीं है। आपने एक उत्तर बताया, सवाल किया आपके टीचर ने, आपने उत्तर दिया 45, नहीं लता उत्तर नहीं है। क्या लता प्रेरित हो रही है, पुनर्बलन मिल रहा है उसे? कमला उत्तर देने में तुम कीर्ति की सहायता नहीं कर सकती। अब इससे कौन सा मोटिवेशन मिल रहा है कि आप जाके कमला की हेल्प करने लग जाओगे? उल्टा आपको बुरा लगेगा कि मुझे क्यों बोला है, अच्छा मैं हेल्प नहीं करता क्या? तो ऐसी चीज तो पुनर्बलन वाली बात तो नहीं है। पुनर्बलन मिलके तो आपको खुशी मिलेगी, है ना, पॉजिटिव। अरे नहीं, आमतौर पर तुम गलत ही होते हो। अल्ले ये तो गुस्सा दिलाने वाली बात है। यहाँ कौन सा पुनर्बलन मिल रहा है? हमें अगर कोई कह दे कि तुम हमेशा ही गलत होते हो, तब आपका जवाब क्या होगा? पुनर्बलन नहीं है उनका, नहीं भाई। फिर सुशील तुमने सही कहा।
अब यहाँ पर जब आप कोई बात कर रहे हो, कोई आर्गुमेंट हो रहा है, कोई डिस्कशन चल रहा है, जैसे सोशल मीडिया की बात चल रही है घर पे कि सोशल मीडिया से जिंदगी बढ़िया हुई है कि खराब हुई है, तो आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया का उपयोग किया जाता है, कुछ अच्छी चीजें हमें मिली है, लेकिन इसका नुकसान ज्यादा हुआ है। लोगों की लाइफस्टाइल बदल गई है, लोगों का सोने उठने का टाइम बदल गया है। आजकल अमूमन बच्चे रात को 2-3 बजे सो रहे हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग पूरी मीडिया की लाइफ को जी रहे हैं, दिखावे में जी रहे हैं। तो अगर इस बात पे आपको कहेंगे शाबाश, ठीक है, ये है आपके लिए सकारात्मक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन यही है, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से दोबारा वो क्रिया बढ़ेगी, ठीक है, नहीं तो घट जाएगी। तो इनमें से घटने वाले चांसेस है, इससे बढ़ने वाले चांसेस है। आगे बढ़ेंगे। जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, सामुदायिकता। देखिए, अगर हम गैरेट साहब की बात करें, अलग अलग है, मैस्लो की बात करते हैं क्योंकि 2 उन्होंने दिए हैं। चाहे मैस्लो का ले लो, चाहे थॉमसन का ले लो, गैरेट ने ले लो। गैरेट ने 3 प्रकार बताए हैं और मैस्लो और थॉमसन ने 2 प्रकार। कौन से प्रेरक होते हैं विद्यार्थियों? एक होता है जन्मजात और दूसरा कौन सा होता है बताइए? अर्जित। अर्जित मतलब जो जन्मजात नहीं है और वातावरण से आपने अर्जित किए हैं। 2 प्रकार के दिख गए आपको, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जन्मजात की कैटेगरी में कौन से आते हैं? निद्रा, खेलना, प्रशंसा, सामुदायिकता। जहां पर बात आ रही है समुदाय की, तो क्या समुदाय जन्म लेते ही साथ लेकर आए थे? नहीं। सामुदायिकता का जो प्रेरक है कि आपको समाज में रहना है, अच्छी छवि बना के रखनी है, वो जो चीजें हैं ये अर्जित है, ठीक है, ये अर्जित है, तो ये हमारा नहीं होगा। प्रशंसा, भाई प्रशंसा भी जन्मजात प्रेरक तो नहीं है जो आपको मोटिवेट करे कुछ भी करने के लिए। नहीं, प्रशंसा तो बाहरी है, कोई और आपकी प्रशंसा कर रहा है, टीचर कर रहा है, आपके साथी कर रहे हैं, फ्रेंड्स कर रहे हैं, तो प्रशंसा भी नहीं आएगा, खेलना भी नहीं आएगा, ठीक है। निद्रा, ठीक है। अब नींद जो है, अब देखो आप दिन भर काम कर लो, नींद को जब आएगी तब आएगी ही, सोना पड़ेगा तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब आपको नींद आएगी तो आपका ड्राइव एक्टिव हो जाएगा कि आपको निद्रा चाहिए और आप वहां पर भागेंगे, कहीं जगह मिल जाओ, सोफा ही मिल जाओ, वहीं सो जाएंगे। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वो आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करना हमारे जीवन के लिए, जीवित रहने के लिए जरूरी है, जैसे आपकी भूख, प्यास, नींद, ऑक्सीजन, ये सब के सब किस में आएंगे विद्यार्थियों? जन्मजात अभिप्रेरक में होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो आएंगे, जो कि आपके समाज से जुड़े हैं, लोगों से जुड़े हैं, बाहरी है, तो वो आपके अर्जित प्रेरकों के अंदर आएंगे। रुक सकते हो क्या? आपको कहते कोई 10 दिन नहीं सोना है, रह लोगे? नहीं ना। तो ये निद्रा प्रेरक है, वो जन्मजात होते हैं हमारे अंदर, और ये हमें, जब हमें इनकी कमी होती है, नीड होती है, और उसके बाद में हमारा एक ड्राइव भी आता है, और इनको तो पूरा करना ही पड़ता है आपको। सशक्त अभिप्रेरण सीखने का प्रभावशाली घटक है, ठीक है। अभिप्रेरण से क्वेश्चन देखो इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे, प्रभाव क्या पड़ता है अधिगम के ऊपर, है ना। इससे बालक स्वस्थ रहता है। क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, ध्यान रखता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा की एक ताकत है, तो क्या आप हैप्पी हैप्पी फील करोगे हर वक्त, या आप हेल्दी फील करोगे, ताकत आ जाएगी, शरीर की ताकत बढ़ जाएगी, या आपका अटेंशन पावर बहुत बढ़ जाएगा? बताइए क्या होगा अभिप्रेरणा से? प्रभावशाली घटक। देखो, बिल्कुल स्वस्थ रहता है, मानसिक स्वस्थता जरूर आती है मोटिवेशन से, तो ये क्षणिक, मतलब क्षणिक तो नहीं कहेंगे, थोड़ा इसको सही कह सकते हो। प्रसन्नता, हाँ, एक ऊर्जा बनी रहती है, उसको आप यहाँ प्रसन्नता में तो नहीं ले सकते। ध्यान यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, कि ध्यान, मोटिवेशन से ध्यान आएगा, क्योंकि मोटिवेशन आपको लक्ष्य पर लगाए रखता है, जब तक वो मिलता नहीं है आपको, तो अटेंशन अपने आप आएगी, रुचि अपने आप बढ़ेगी आपकी उस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन ये पूरा उतर नहीं है। सबसे प्रभावशाली की बात की जा रही है, प्रभावशाली घटक है, शीघ्र सीखता है। भाई ध्यान भी लगाएगा तो क्या है, प्रेरणा का बेनिफिट यही है कि वो चीज आप सीखेंगे जल्दी। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन आपको रुकने नहीं देती, थकने नहीं देती, वो जान आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगी उस काम को करने के लिए। ध्यान, रुचि, एक चयनात्मक प्रक्रिया का आप यूज करते हुए लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहेंगे। कुछ नहीं दिखेगा आपको, जब एग्जाम आता है तब कुछ दिखता है क्या? कोई पार्टी दिखती है ना, कोई सोना दिखता है ना, कोई खाना दिखता है। लगे रहते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो व्यक्ति शीघ्र सीखता है, क्विक सीखता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो
व्यवहार को ऊर्जित करती है और उसे बनाए रखती है। पहला स्टेटमेंट ही गलत है। हमारे अधिगम का आधार अभिप्रेरणा है, सोरेनसन ने कहा है। राजमार्ग अभिप्रेरणा है, ठीक है। और बताओ क्या कह रहे हैं, ऊर्जित नहीं करती। बिल्कुल आपको आपके बिहेव के अंदर एक एक्टिवनेस आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी प्रेरणा में। पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो, मतलब आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं, यानी नेचर क्या है अभिप्रेरणा का। व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है, ये बात तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा क्या होती है, आंतरिक होती है। ये कोई दिखती थोड़ी है, ये आंतरिक है। इसको आप एक भावात्मक जागृति कह सकते हो। क्या कह सकते हो? भावात्मक जागृति बिल्कुल कह सकते हो, ठीक है। अंदर की बात है भाई, वो एक ऐड आता है ना, ये अंदर की बात है। तो ये अंदर की बात है, दिखती थोड़ी है। क्लास के अंदर इतने बच्चे हैं, क्या चेहरा देख के बता दोगे कौन सा मोटिवेट है और कौन सा मोटिवेट नहीं है? नहीं, देख नहीं सकते आप ये बात। वो तो उनके व्यवहार से पता चलेगा, एक्शन से पता चलेगा, किस तरीके से काम करते हैं, उससे मालूम चलेगा कि मोटिवेट है या नहीं है। आपको पता होगा ना कि क्लास के अंदर टीचर जो है ना, कुछ बच्चों पे बड़ा स्पेशल ध्यान देते हैं। वो इसलिए नहीं देते हैं भाई, कुछ टीचर तो खराब होते हैं, उनकी बात नहीं करूंगी। वो इसलिए नहीं देते कि भाई उनको कोई पार्शलिटी करनी है। वो जान जाते हैं उनके व्यवहार को देख के कि कौन सा बच्चा ज्यादा मेहनत करने वाला है, ठीक है। तो फिर वो अपने एफर्ट भी उनके ऊपर ज्यादा लगाते हैं। हालांकि ये चीज नहीं होनी चाहिए एक टीचर के अंदर, लेकिन एक प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। मोटिवेट बच्चा है, जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं उनका। बाकी व्यवहार को निर्देशित करती है, नियमित करती है, बिल्कुल ये लगातार लगा के रखेगी, आपको दिशा दिखाएगी। सही डायरेक्शन में आप बढ़ाओगे तभी आपको लक्ष्य मिलेगा, है ना। अब जैसे भूख लगी है तो किचन में अपने आप जाओगे आप थोड़ी ना क्लासरूम में जाके बैठ जाओगे, भोजन थोड़ी मिलेगा वहां। व्यवहार को चयनित और लक्ष्य मुक्त प्रक्रिया बनाती है। आप एकदम सिस्टम से प्लानिंग करके चलते हो, क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप चयन करते हैं, जैसे आप लोग चयन करते हो कि हमें उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ना है, ये टेस्ट सीरीज लेनी है, इस बुक से पढ़ना है। तो ये चयनित और लक्ष्यान्वित प्रक्रिया है। तो क्या नहीं है? प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बालक जो अधिकांशतः विद्यालय देर से आता है, पूर्णतया सत्याभासी बहाना प्रस्तुत करता है। उसके द्वारा प्रयुक्त रक्षा युक्ति है शोधन, आत्मीकरण, औचित्य स्थापन और या प्रत्यावर्तन। जी बनाए होंगे आप लोगों ने। छोटे बच्चे जब हम थे तो स्कूल जाने का मन किसको करता था, है ना। बहाने बनाए हैं शानदार से। और जब फिर अगले दिन मास्टर जी पूछते हैं आया क्यों नहीं, एक तो तुम लोगों ने यानी बच्चों ने ज्यादातर रिश्तेदार बचपन में ही मार दिए। कभी बोलता है मेरा मामा मर गया, कभी बोलता है मेरी मासी मर गई। मतलब मरना तो इनका 2 मिनट में फिक्स है ना। देखा होगा आप लोगों ने भी बनाए क्या ऐसे बहाने। तो भी मारामारी तो नहीं करनी चाहिए, पर बच्चा क्या है, बच्चा समझता नहीं है, कह देता है, क्या फर्क पड़ता है। या फिर मेरा पेट दुख रहा था, मेरा बुखार हो गई, या मेरी मम्मी ने लेट कर दी, खाना बनाया ही नहीं और कपड़े गीले करके छोड़ दिए थे, धोए नहीं उन्होंने। तो इस तरीके का जब वो कोई तर्क देता है, तर्क दे रहा है ना, ऐसे लग रहा है सही बात हो सकती है भाई, मेरी मम्मी बीमार हो गई, कोई मर गया, हमारे ये हो गया, हमारी शादी हो गई, तो एक तर्कपूर्ण बहाना दे रहा है, उसको हम कहते हैं जस्टिफिकेशन, औचित्य स्थापन। इसको हम परमेयकरण भी कहते हैं, ठीक है, तार्कीकरण भी कहते हैं। इसके अलग अलग नाम है, ठीक है ना। अलग अलग नाम से आप जान सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए कोई तर्क या बहाना दे तो हम उसे औचित्य स्थापन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, कारण क्या है? कारण ये है कि डॉक्टरों की कोई जिंदगी होती ही नहीं है। दिन भर तो क्लिनिक में बैठे रहते हैं, आधी जिंदगी पढ़ने में निकल जाती है, आधी क्लिनिक में। तो कोई जीवन थोड़ी है ये। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो साइकिल ही चलानी है, जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, पर क्या कहेगा कि जिनके पास ज्यादा पैसा आता है ना, उनकी नैतिकता भंग हो जाती है और गाड़ियों में घूमते रहते हैं खाली। मैं तो साइकिल इसलिए रखता हूँ कि मैं उससे मेरे शरीर का व्यायाम होता है, मैं स्वस्थ रहता हूँ। इस तरीके के लॉजिक्स आपके सामने रखते हैं। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण यहाँ सेट होता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट इज एक रक्षात्मक युक्ति में बालक अपनी आयु से पूर्व अवस्था के समान व्यवहार करता है। प्रतिकरण है ये, प्रतिगमन है ये परिमेयकरण है, ठीक है, और ये विस्थापन है।
बताइए क्या होगा इसका उत्तर। फटाफट से आंसर दीजिए विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार। ये मैं बता दूं आपको, समायोजन की ये सब जो युक्तियां पढ़ते हैं ना, इसमें से कई युक्तियां, ज्यादातर युक्तियां जो है वो फ्राइड साहब ने दी है, ठीक है। फ्राइड साहब ने उन लोगों को जो तनाव में रहते हैं, तनाव को दूर करने के सबसे बढ़िया तरीके बताए हैं। लाइफ में एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, स्थितियां कभी भी आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं मिलेगी, एडजस्ट करना पड़ता है ना। और सब एडजस्ट करते हैं, लड़के ऑफिस जाते हैं अपने बॉस के साथ एडजस्ट करते हैं, लड़कियां शादी करके ससुराल जाती है वहां एडजस्ट करती है, सपने तो वो बहुत अलग अलग देखती है पर मिलता क्या है, अलग एकदम। तो ये एडजस्टमेंट है क्या, आपकी आवश्यकताएं और आपका जो सामने वातावरण है उनमें अनुकूल, अपने आप को उसके अनुकूल बना लेना, आदत डाल लेना, तो करना बहुत जरूरी है, नहीं तो तनाव में रहेगा व्यक्ति। एडेप्ट करो उस चीज को, जो चीजें हैं, तो एडेप्ट करने के तरीके बहुत है जिससे आप अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। और तनाव जीवन में सबसे खतरनाक है विद्यार्थियों, तनाव से दबाव बनेगा, दबाव से फिर और हाई लेवल डिप्रेशन पहुंचोगे, और डिप्रेशन इज सेकेंड लास्ट स्टेज ऑफ मैडनेस। तो मैड होने से पहले तो फ्राइड साहब को आप धन्यवाद करो कि लोगों को वो पागल होने से बचा रहे हैं, ठीक है ना, इतनी बढ़िया बढ़िया युक्ति दी है। ओके, आंसर इज प्रतिगमन, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है भूतकाल में लौटना, ठीक है। मतलब व्यक्ति अपनी उम्र से कम और उम्र की तरह व्यवहार करता है, उससे वो अपना तनाव कम करता है, ये है प्रतिगमन। जैसे एक लड़की पीहर आकर अपनी माँ की गोदी में सर रख के सोती है, ये क्या बचपन में सोती थी ना, वैसे सोती है, उससे सुकून मिलता है, सारा जो स्ट्रेस सासू का नंदों का लेकर आई है वो वही निकाल देती है, ठीक है। ऐसा लड़का भी करता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी हरकतें, जैसे दो भाई है, एक बड़ा है, तो जब छोटा हो जाता है तो अटेंशन उसे मिलती है, तो अटेंशन पाने के लिए एक बच्चा घुटनों के बल चलता है, वैसे ही नाटक करता है, खाना नहीं खाऊंगा, क्यों, उसे इंपॉर्टेंस चाहिए, उसे तनाव हो गया, अरे मेरी जगह तो ये ले रहा है। तो इस तनाव को कम करने के लिए वो क्या करता है, अपनी उम्र से कम का व्यवहार करता है, कम स्तर का, ठीक है ना। और आप करके देखो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, कभी कभी आप बचपना करके देखो, आपका तनाव 2 चुटकी में गायब हो जाएगा। तो बचपन को जिंदा रखो अपने अंदर, क्योंकि उससे खूबसूरत कोई पल था ही नहीं हमारे जीवन में, मस्त रहना है तो थोड़ा बचपना जिंदा रखो। ओके, नेक्स्ट, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था अवधि की नहीं है। तीव्र शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण, स्पष्ट एवं स्थिर आत्म प्रत्यय। बोलो भाई क्या होगा उत्तर, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11 का विद्यार्थियों। यस, सब सही जवाब दे रहे हैं, सबको पता है किशोर अवस्था कौन सी, तनाव, तूफान, और किस क्या कहेंगे इसे, संघर्ष की अवस्था, कौन सी, ऐसे तो इसे वसंत काल भी कहते हैं, और भी बहुत नाम है, वयस्क अवस्था की दहलीज भी कहते हैं, अवास्तविकताओं का समय भी कहते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत चर्चित डेफिनेशन है, जो किसकी है, स्टैनले हॉल की, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था किशोर अवस्था। तो विशेषता तीव्र शारीरिक विकास परिवर्तन होते हैं विद्यार्थियों, ध्यान रखो, तीव्र विकास एक बालक का शिशुअवस्था में होता है, फिर विकास धीरे बढ़ता है बाल्यावस्था में, और किशोर अवस्था में पुनः क्या होता है, तीव्र विकास और अधिकतम विकास होता है, जो होना होता है पूरा, और किशोर अवस्था में बालक क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। भावात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, बहुत हाई होती है, सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे। विपरीत लिंग की ओर अधिक आकर्षण, प्रेम प्रसंग यही तो फेमस होते हैं, जवान होते ही घर के माँ बाप जो है उनको चिंताएं हो जाती है, वो तो कहते हैं फटाफट शादी कर दो, क्योंकि पता है उनको पता है अब किशोर हो गए, अब ध्यान जाएगा, इसीलिए जो पेरेंट्स है वो लड़कियों की शादी क्यों जल्दी करा देते हैं, यही तो कारण है, ठीक है। तो इस उम्र में ये लाजमी है, तो ये तो होता ही है। चलिए, स्पष्ट एवं स्थिर आत्म संप्रत्यय, नहीं भाई बिल्कुल ही क्लियर नहीं होते हैं, ये पहचान ढूंढते हैं अपनी, कंफ्यूजन रहता है, ये खुद को समझ ही नहीं पाते हैं, इनको बड़े क्वेश्चंस रहते हैं, और इस उम्र में एक झिझक होती है, तो बहुत सारी चीजें वो घर वालों से बात भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट नहीं होता है, बिल्कुल अस्पष्ट होता है इनका, इसीलिए उत्तर डी है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है, लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, ये सभी
हाँ जी विद्यार्थियों, जवाब दीजिए फटाफट से। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दो आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर। यस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता में एक नाम आपको सबको याद रखना है, क्या? गाल्टन महोदय, है ना। तो ये जो क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्षेत्र है विद्यार्थियों, विभिन्नताओं के जो है व्यक्ति अलग अलग प्रकार से बहुत चीजों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। हम सब प्राणी भिन्न हैं और उसमें कैटेगरीज है। तो अब देखो, जो लिंग भेद है तो लड़के और लड़की का हो गई ना विभिन्नता, ये क्षेत्र है ही। शारीरिक बनावट का होता है, जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है, कोई बहुत सुडोल है, कोई गोलाकाय है, ठीक है, कोई लंबा काय है, तो शारीरिक संरचना के आधार पे भी क्या होता है, डिफरेंसेस है। मानसिक योग्यता है, कोई मंद बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, ठीक है ना। अलग अलग आप देखेंगे कि विभिन्नताएं जो है लोगों में पाई जाती है, तो इनके अलग अलग क्षेत्र कई सारे हैं। तो इनमें तो सारे हैं, ऑल ऑफ दीज कर दीजिए आप लोग, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, आप जाके वो शॉर्ट भी देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि डिसलेक्सिया सबसे पहले डिसलेक्सिया लेके कौन आया। जरूर जाके देखो, बहुत अच्छा शॉर्ट्स बनाया हुआ है। डिसलेक्सिया है क्या, प्रॉब्लम क्या आती है, उपचार के लिए क्या है, और क्या ये जीवन में ठीक होता है, वो आप जाके शॉर्ट्स में देखें, है ना। देखिए, वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। दूसरा, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति और छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई। हाँ जी, जवाब दीजिए। सबसे सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का डिसलेक्सिया, अधिगम निर्योग्यता की बात की जा रही है। तो मैं हमेशा कहती हूँ डिसलेक्सिया का परफेक्ट उदाहरण है तारे जमीन के पिक्चर का ईशान। उसको याद कर लो, उसकी एक्टिविटी याद आ जाएगी तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। सबसे बड़ी है डिसलेक्सिया जो है विद्यार्थियों, वो एक पठन विकृति है। क्या है? पठन विकृति। सबसे मेन इसको यही कहेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। देखो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। बालक चीजों को पढ़ नहीं पाएगा ठीक से, अगर कोई उसको बोल भी रहा है ठीक से तो वो उसको समझ भी नहीं पाएगा, ठीक है। उसको गति की भी प्रॉब्लम है, यानी हस्त कौशल निपुणता का अभाव है। हस्त कौशल समझ रहे हो, जो भी हम लोग अपने हाथों से क्रियाएं करते हैं, वो उनमें दिक्कतें आएंगी। पेंसिल ठीक से पकड़ेगा नहीं, ठीक है, यूं पकड़ेगा या फिर एकदम ही आगे से पकड़ लेगा, दिक्कत आएगी उसको। अपने शर्ट के बटन को ऊपर नीचे बंद कर देगा, शू लेसेस बंधेंगे नहीं, उसे कितनी बार घुमाएगा लेकिन बंधेगा नहीं, फिर मम्मी थक के बोलेगी मैं ही बांध देता हूँ, ठीक है। तो ये दिक्कत उसको आएगी। और समझने में बहुत सारी चीजों को कठिनाई होती है, यानी वो शब्दों को जब देखता है तो उसको बी और डी में वो अंतर नहीं कर पाएगा कि ये क्या लिखा है। वो फ और पे में भी अंतर नहीं कर पाएगा, वो ब और व में भी अंतर नहीं कर पाएगा, शब्द ही अलग पड़ेगा। ये अब 100 लिखा है और ये वॉज है, अब इसको लगेंगे दोनों एक से तो है, ये घूमने लगते हैं उसकी आंखों के सामने। लड़का को लड़की, लकड़ी को लड़की पढ़ देगा, ठीक है ना। इस तरीके की दिक्कतों का सामना डिसलेक्सिया वाला बालक करता है। अच्छा, मैं इन शॉर्ट बता दूं कि जो अधिगम निर्योग्यताएं होती है विद्यार्थियों, देखो ये पूरी तो खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ उच्च शिक्षण के द्वारा इसको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। खुला, बंद व चित्रात्मक प्रकार है प्रक्षेपण विधि का, प्रयोगात्मक विधि का, प्रश्नावली विधि का, केस स्टडी का। पर्सनैलिटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है। जो प्रश्नावल यहाँ पे ये जो प्रकार दे रखे हैं ये किसी विधि के अंदर बताया गया है। सॉरी, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा उत्तर, फटाफट से आंसर दें। चलो बहुत बढ़िया, उत्तर सही दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। प्रक्षेपण विधि के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। फ्राइड साहब ने दी है। अप्रत्यक्ष विधियां हैं उनकी बहुत सारी, उन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छा शोध किया है। और विधियां जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दे रखी है प्रक्षेपी विधियों में। आप लोगों ने नाम सुना होगा IBT हरमन रोशा की, ठीक है, TAT मॉर्गन मुरे की, ठीक है, CAT है, ठीक है, जो कि बेलक साहब ने दी है। और इसके अलावा जो स्वतंत्र शब्द सहचार्य विधि है वो गाल्टन ने दी है। और एक आप और पढ़ते हो जो कि आपकी पाइन व टेंडलर साहब ने दी है, ठीक है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण बोलते हैं इसको। ये सब प्रक्षेपी विधियां होती हैं, प्रक्षेपण की विधियां। यानी इस विधियों के अंदर क्या होता है, हम अप्रत्यक्ष मन को
जो हमारा दिखता नहीं है उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो भी नहीं है इसके अंदर। आंसर है यहाँ पर विद्यार्थियों प्रश्नावली विधि। अगर मैं प्रश्नावली विधि की बात करूं, ये ऐसे भी लिखते हैं और उसको प्रश्नावली इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कई बार लिखते हैं इस तरीके से, प्रश्नावली विधि। ठीक है, प्रश्नावली अगर मैं विधि की बात करूं, उस विधि के अंदर विद्यार्थियों 4 तरीके की प्रश्नावली विधि बताई गई है। तो एक तो है खुली, एक है बंद, एक है चित्रात्मक, और अगर एक की और बात करूं जो चौथी है वो होती है मिश्रित। क्या होती है? मिश्रित विद्यार्थियों। 4 तरीके की होती है। और प्रश्नावली विधि के जो जन्मदाता है आदि जनक, आदि जनक की बात करूं तो वो तो है सुकरात महोदय, सुकरात। और अगर आधुनिक प्रश्नावली विधि की बात करूं मैं तो वो है वुडवर्थ साहब। कौन है? वुडवर्थ साहब। तो ध्यान रखना, दो तरीके से प्रतिपादक पूछते हैं। तो आदि जनक सुकरात है, आधुनिक जनक कौन है? वुडवर्थ साहब है प्रश्नावली विधि के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक अध्यापक को ... बताइए क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता, यही ये लड़का लड़की की जो बातें होती रहती है। अच्छा इतनी जोर से मत हंसो, तुम लड़की हो, मतलब हंसना सिर्फ लड़कों के लिए होता है। रात को लेट बाहर नहीं जाना है, भाई जा सकता है, तू नहीं जा सकती क्योंकि लड़का बाहर जा सकता है। क्रिकेट खेलना, क्रिकेट तो लड़के खेलते हैं, लड़कियां थोड़ी खेलती है। खाना बनाने की बात, अगर खाना का बनाना लड़कियों का काम है। अरे ये क्या भगवान ने डिसाइड करके भेजे थे कि खाना लड़का बनाएगा? है झाड़ू पोछे करना खाना लड़कियां बनाएगी और लड़के नहीं बनाएंगे, लड़के ऑफिस ही जाएंगे। ये बताओ, ये जो चीजें हैं ये क्या भगवान ने बना के भेजी? नहीं, ये समाज से आई है। जो रूढ़िबद्ध लोग हैं उन्होंने कार्यों को भी लिंग से जोड़ दिया है कि ये काम इसका और ये काम इसका। काम तो काम होता है, वो कोई भी करो। प्लेन को एक लड़की भी उड़ा सकती है, प्लेन को एक लड़का भी उड़ा सकता है, खाना एक लड़का भी बना सकता है, एक लड़की भी बना सकता है। तो आज भी ये जो पुरानी रूढ़िबद्धता चल रही है ये नहीं चलनी चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं खाना खाना चाहते हैं ना, तो ये आप लोग देख लेना, वेटर जो है ना बिल लेके आएगा ना तो वो बिल भी हमेशा जेंट्स को देगा। क्यों लेडीज को नहीं दे सकते? क्या लेडीज वर्किंग नहीं हो सकती? है ना। तो हमारे समाज में ये रूढ़िबद्धता ठीक है आज के टाइम थोड़ी कम हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है। एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि उसे दूर करें। तो कौन सा उचित उत्तर है? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑलरेडी लड़के रहते ही ऐसे, और क्या निर्भीक बनाना है? लड़ने मारपीट करने में 1 नंबर आ गए, छोटी सी बात नहीं होती है तुरंत मारा पीटी शुरू। कभी देखा है लड़कियां मारा पीटी करती हुई गली में मिली आप लोगों को? नहीं ना। लड़के तो तैयार रहते हैं, कहाँ दिखाएंगे वो अपनी जिम की क्वालिटी, बॉडी की क्वालिटी के, हाँ मैं मारूं। दूसरा, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में साथ रखना चाहिए। फैंटास्टिक ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, बी ही उत्तर होगा, अपारंपरिक भूमिकाएं। कोई परंपरा, ये भूमिकाएं जो डिवाइड की गई है समाज में फिक्स पैटर्न की, जैसे मैंने आपको खाना बनाने वाली बात कही, बाहर जाने की, जॉब करने की, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, हंसने की। तो ये जो परंपराएं चलती आ रही है वो भूमिकाएं नहीं रखनी है। लड़का लड़की एक समान है, काम अलग है। कोई भी काम कोई भी कर सकता है, उससे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर क्रिकेट का मैच हो रहा है तो वहां लड़की भी खेलनी चाहिए और लड़का भी खेलना चाहिए। आज अगर कुकिंग कंपटीशन हो रहा है तो उसमें लड़का भी जाना चाहिए और लड़की भी जानी चाहिए। ऐसी भूमिकाओं का बढ़ावा देना चाहिए एक टीचर को, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए, इससे जेंडर रूढ़िवादिता खत्म नहीं होती है। और कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कों को निरुत्साहित करो। क्यों भाई, दंगल देखी नहीं क्या? गीता गोल्ड लाई थी कि नहीं लाई थी? लाई थी ना। चलो, तो ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों। चलिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, फटाफट से क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। बोलो भाई क्या करना चाहिए? चुनौती क्या है एक टीचर को? देखो, टीचर बना है इसका मतलब विषय वस्तु का ज्ञान है, प्रेजेंटेशन उसको आता है तभी तो वो टीचर बना है ना। क्योंकि ज्ञान से कुछ नहीं होता है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। चुनौती आज के टाइम में एक शिक्षक जो फेस करता है वो दिक्कत ये होती है विद्यार्थियों के अध्यापन जो है ना, अध्यापन
कैसा होना चाहिए? अध्यापन मनोरंजन युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोरंजन युक्त। ठीक है, क्यों ये जरूरी है, क्लास में थोड़ा हंसी मजाक करना बहुत जरूरी है। नहीं तो बच्चों को जब कंटिन्यू आप सिर्फ ज्ञान की ही बातें बोलते रहोगे तो वो थोड़ी देर में उसका दिमाग ना खराब सा हो जाएगा, वो उसको सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। समझने की भी कैपेसिटी होती है ना, उसको रिलैक्स होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो बेहतर शिक्षण ये होता है कि थोड़ा जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है उसको मनोरंजन युक्त बनाया जाए, थोड़ी बात कर ली जाए, कोई कोट सुना दिया जाए, कोई शायरी सुना दी जाए, और आपस में बात करते हुए हंसते हंसाते हुए शिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए। तो ऐसा ही शिक्षण होना चाहिए, और ये बड़ी चुनौती रहती है। कई टीचर होते हैं वो नहीं कर पाते हैं बातें, वो सीधा आते हैं और पढ़ाते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसी कक्षा बड़ी क्या हो जाती है? बोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। बोलो भाई, बार बार कक्षा के अंदर बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं? गलतियां। इसका मतलब ये नहीं होता हर बारी कि बच्चे मंदबुद्धि ही है। ठीक है, वो तो एक दो बच्चे मिल जाते हैं क्लास में, ठीक है, कि भी ऐसा हो जाए, पर बच्चा फिर भी बार बार गलती कर रहा है, 10 बच्चे गलतियां ही कर रहे हैं। कारण है कि कंसेप्ट समझ में नहीं आया। अगर किसी चीज को आप समझेंगे नहीं तो गलती 100% करेंगे। रट के अगर सीख लिया तो उसका इलाज, रटने वालों का इलाज तब तक ये है जब तक आपके क्वेश्चन डाटाबेस है। अगर समझा नहीं है तो अप्लाइड क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे एक टीचर की दायित्व बनता है कि वो अपनी शिक्षण विधियों को देखे कि मैं अपने क्या मेथड चेंज करूं जिससे कि बालकों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया है बांडुरा ने, पियाजे ने, स्कीनर ने, वाइगॉत्स्की ने। यस विद्यार्थियों, फटाफट से जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है स्क्रीन पर, और मुझे पता है आप सभी को सही जवाब पता है। बांडुरा साहब ने क्या दिया था? सामाजिक अधिगम दिया था विद्यार्थियों। क्या दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, पियाजे की बात करेंगे तो कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक अधिगम। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। स्कीनर साहब ने क्या दिया था? क्रिया प्रसूत। एंड इन्होंने पुनर्वलन की अनुसूचियां भी दी है, अभिक्रमित अनुदेशन भी दिया है, और हमारा उत्तर है Z, P और D, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगॉत्स्की साहब, क्या होता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? आप सभी को पता होना चाहिए कि बालक का एक वास्तविक स्तर होता है जिसमें वह स्वयं बिना किसी मदद के अपनी चीजों को करता है, सीखता है। ठीक है, फिर वो रुक जाता है। एक होता है बालक का संभावित स्तर जहां तक उससे पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वो किसी की सहायता से पहुंचता है। इनके बीच को क्षेत्र को, यानी अगर ये एक बच्चे का क्षेत्र है तो इसमें क्या होगा? ये जो स्टूडेंट खुद अपनी मर्जी से अपनी एबिलिटी से कर पाता है, वास्तविकता से कुछ सीख रहा है, तो वो इतना कर पाएगा। और संभावित स्तर एक बालक का जो विथ हेल्प होता है वो ये एरिया है, और ये जो बीच का एरिया विद्यार्थियों यही होता है ZPD, यानी बच्चे को पाठ प्रदान करके उसकी जो संभावित स्तर है कि जहां तक वो सीख सकता है उसको सिखाया जाता है। ओके, चलो 19, एक बच्चा डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर का इंजेक्शन की सुई दिए जाने से संबंध है। यह उदाहरण है प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयास त्रुटि, कोई भी नहीं। पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे उत्तर क्या है। ये प्रश्न में इस तरीके से भी पूछते हैं कि कोई बच्चा व्हाइट कोट को देख के ही डरने लग जाता है, कौन सा सिद्धांत है? अब भाई एक डॉक्टर आया, छोटा बच्चा है, उसने सुई लगाई, उसको क्या याद रहेगा? व्हाइट शर्ट पहन रखा था। अब ये व्हाइट शर्ट पहन के उसके पापा भी आ जाएंगे ना, तो उसके पापा से भी डरने लग जाएगा, क्योंकि उसका अनुबंधन हो चुका है किससे? अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी उस व्हाइट शर्ट से। शर्ट और सुई का अनुबंधन हो गया। अब जो व्हाइट पहनेगा वो उससे डरेगा। ये किसमें है? प्राचीन अनुबंधन। किसने दिया था? पावलोव साहब ने।
ठीक है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में, किस लिए? पाचन क्रियाओं के शोध पर। ठीक है, क्लियर है आप लोगों का आंसर कि क्लासिकली अनुबंधन का कैसे हुआ? क्योंकि क्लासिकली अनुबंधन के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो क्रिया स्वाभाविक उद्दीपक से होती है वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक से हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग हो जाती है ना। पहले कुत्ते को भोजन को देख के लार आती थी, लेकिन बाद में जब दोनों क्रियाओं को एक साथ किया पावलोव ने कुछ दिन, कि घंटी भी बजाई और भोजन भी दिया, तो कुछ दिनों बाद रिजल्ट क्या आया कि जो लार भोजन को देख के आती थी अब मात्र घंटी बजाने से लार आ रही है। ये स्वाभाविक थोड़ी है, अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी, उससे लार आ रही है। क्यों हुआ? कंडीशनिंग हो गई। उसे पता है घंटी बजने का मतलब है भोजन आना। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20, मैं अपनी चाबियां मेरे टेलीफोन के पास खूंटी पर टंगाता था। अब मैंने चाबियां रखने की जगह बदल दी, फिर भी मैं चाबियां लेने खूंटी के पास जाता हूं। उदाहरण है अनुबंधन का, प्रयत्न भूल का, लापरवाही का, अभिप्रेरणा का। अगर यहाँ पर गेने साहब का श्रृंखला अधिगम आता तो उत्तर सबसे उचित तो वही होता। अब वो तो है नहीं, तो फिर आप लोगों को इन्हीं ऑप्शन में से चयन करना है। ऐसा क्यों होता है? कई बार होता है हम लोग शू रैक रखते हैं घर के बाहर, हमारी आदत है वहीं जाके जूती खोलो और फिर अंदर जाओ। तो आपकी मम्मी ने क्या किया, शू रैक की डायरेक्शन यहाँ से दूसरी जगह कर दी। अब आप देख लेना पहले आपके कदम वहीं जाएंगे जहां बाहर पहले जाते थे। क्यों? क्योंकि कंडीशनिंग हो चुकी है उस जगह पर खोलने की। तो हम पहले वहीं जाएंगे, फिर याद आएगा अच्छा मम्मी ने तो चेंज कर दिया था, फिर आप दूसरी जगह जाके करोगे। तो आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? यहाँ पे कंडीशनिंग। तो ये था हमारा आज का सेशन विद्यार्थियों। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूले। यूपी उत्कर्ष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी सारी क्लासेस का। और हंगामा ऑफर के बारे में बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर कल मिलेंगे फिर से हम, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।